यस बेटा, देखिए इसको बंद कर दीजिए। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थोड़ा ध्यान से समझे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, बिल्कुल सिंपल है। आप अगर ध्यान से समझते हैं तो इट्स वेरी सिंपल। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी बात है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। डिकम्पोज हो जाना मतलब टूट जाना, ब्रेक डाउन होना किसी चीज का, उसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आप लोग क्या डेफिनेशन देंगे इसकी? व्हेन वन रिएक्टेंट डिकम्पोज, या आप कह सकते हैं ब्रेक डाउन, वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और more than two substance, two or more than two substance in suitable conditions, in suitable conditions। यहां पर डिकम्पोजिशन के लिए सुटेबल कंडीशंस क्या क्या चीज होती है भाई? आप हीट की प्रेजेंस में कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कर सकते हो, या आप सनलाइट की प्रेजेंस में कर सकते हो। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। ओके, इन सुटेबल कंडीशंस ये हुए। When one reactant decompose into two or more than two substance in suitable conditions, सिंपल लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं? one reactant give two or more than two simple product in decomposition डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट जाता है। ठीक है, when we apply heat, जब आप क्या अप्लाई करते हैं? हीट अप्लाई करते हैं तभी टूटता है। दिस रिएक्शन इज टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो ये रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक टाइप होती है। ओके, क्लियर हुआ? ये समझ आया कैसे? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो आप सिंपल वे में इसको क्या कह सकते हैं? जैसे AB है और AB को आपने यहां पर क्या किया? हीट A में और B में टूटा, तो AB का डिकम्पोजिशन हुआ हीट की प्रेजेंस में, आपको A मिला और आपको B मिला। ऐसी जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहेंगे? हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोगों को पता है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अगर आप इसका रिवर्स कर दोगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। समझ में आ गया? अगर ऐसा लिखा आता है तो भी आप लोगों को समझना है कि जो ये रिएक्शन है
ये रिवर्स है कॉम्बिनेशन का। देखो इन दो चीजों को जोड़ोगे तो ये बने, तो कॉम्बिनेशन हो गया। अगर इस एक को तोड़ा तो डिकम्पोजिशन हो गया। दैट इज वेरी सिंपल। ओके, तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। हम क्या समझने वाले हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। जो ये थर्मल वर्ड है ये कहां पर यूज किया जाता है? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये थर्मल वर्ड यूज कहां किया जा सकता है। तो आप क्या कहोगे? डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ, डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। This type of decomposition, this type of decomposition are called, decomposition are called thermal decomposition। क्या कहेंगे? इस टाइप के डिकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो देखिए बेटा, आपके पास में था KClO3, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको KClO3 के, और एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में MnO2, आप इसको कैटालिस्ट कहेंगे, MnO2 की प्रेजेंस में आपने इसको हीट किया। अब बात ये है, हीट करने के बाद यहां पर क्या बना? ये पोटेशियम क्लोरेट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोरेट, ये इसका नाम है। तो पोटेशियम क्लोरेट इसका नाम है, तो ये किसमें डिकम्पोज हुआ? पहले तो इसका ब्रेकडाउन करो, इसका ब्रेकडाउन करोगे तो किसमें टूटा? K+ और ClO3 माइनस, ये इसमें डिकम्पोज हुआ। आपको आगे लिखा है 2 मॉलिक्यूल हैं ये इसके, पोटेशियम के, और 2 ही मॉलिक्यूल आपके किसके बनेंगे? ClO3 माइनस के बनेंगे, एक ये और एक ये। बिल्कुल सिंपल है। तो उससे आगे अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका अगर इन दोनों को ही जोड़ोगे तो ये बनेगा, और इसको तोड़ने से ये बन गया। फर्दर ये रिएक्शन जो है वो किस तरीके से टेक पार्ट करती है, देखिए अब ध्यान दीजिए। अब जब आप इसको तोड़ते हो, जब आप, मैं इधर बता रहा हूं आपको, जब आप ClO3 माइनस को ब्रेक डाउन करते हो तो Cl माइनस में और O3 में होता है, समझ में आया? और जब आप ClO3 को तोड़ा तो इसमें टूटा। अब आपको पता है पोटेशियम 2 है, एक पोटेशियम को एक Cl चाहिए, दूसरे को एक और Cl चाहिए, तो इसको भी तोड़ो। तो जब आपने इसको भी ब्रेक डाउन किया तो ये भी ब्रेक हो गया Cl माइनस में और O3 में। बताओ सिंपल है कि नहीं? ठीक है, समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब क्या बात होती है, जो पोटेशियम है आपको पता है ये ब्रेक हुआ Cl माइनस में और O3 में, ये भी ब्रेक डाउन हुआ Cl माइनस में O3 में, एक पोटेशियम इसके साथ, एक पोटेशियम इसके साथ, तो क्या बन गया? 2KCl। दैट इज वेरी सिंपल, 2KCl बन गया। अब दूसरी बात करते हैं O3 की। O3 कोई स्टेबल स्पीशीज नहीं होती, स्टेबल रिएक्शन नहीं होती O3 की। तो O3 का अपना स्टेबल डिकम्पोजिशन होता है किसमें? O2 प्लस O माइनस 2 में, ये होता है O3 का। अब ये वाला O3 जो है ये भी ब्रेक हुआ किसमें? O2 प्लस O माइनस 2, और ये भी किसमें डिकम्पोज हुआ? O2 प्लस O माइनस 2 में। अब हम यहाँ पे O3 नहीं लिखेंगे, O3 इज नॉट स्टेबल। ओके, स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है तो प्रोडक्ट तो हमें स्टेबल चाहिए होता है ना। तो O3 भी फर्दर डिकम्पोज हो गया O2 प्लस O माइनस 2 में, O2 प्लस O माइनस 2 में। 2 तो बन गए O2E और एक बन गया इनसे, तो यहां पर कितना बना? 3O2। देखें, एक O2 ये रहा, एक O2 ये रहा, 2, और इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? O2 बनता है 3। आप इसको याद रखोगे तो आप भूल जाओगे थोड़े समय बाद। अगर आप इसको सॉल्व करोगे रिएक्शन को, तो इस एक रिएक्शन से और भी बहुत सारी रिएक्शन सॉल्व होंगे और आपके डीप कंसेप्ट भी जो है वो क्लियर होंगे। ध्यान से समझिए मैंने इस रिएक्शन के अंदर क्या बताया है। देखिए जरा, इसमें क्या बताया? 2KClO3 को हमने ब्रेक किया तो ये पोटेशियम और क्लोरेट आयन में ब्रेक हो गया। अब पोटेशियम तो आगे ब्रेक नहीं हो सकता,
क्लोरेट आगे ब्रेक हो सकता है, ब्रेक क्यों करना है, इसको जोड़ेंगे तो यही बन जाएगा, तो इसको ब्रेक करना हमारी मजबूरी होगी। तो यहां पर मैंने बताया इसको ब्रेक करते हैं, तो ये ClO3 माइनस Cl माइनस O3 में ब्रेक होता है, और ClO3 माइनस ये दूसरे वाला है, ये भी इसी में ब्रेक होगा। O3 स्टेबल नहीं होता, इसलिए लिखने को तो यहां पर हम ये क्या लिख देते 2O3 लिख देते, लेकिन ये स्टेबल नहीं है इसलिए नहीं लिखना, तो O3 इसमें ब्रेक होता है। अब O3 आगे इसमें ब्रेक होता है, दो तो बन गई O2 यहां से, एक O2 यहां से बन गया 3O2 KCl और KCl, बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर ये बात पता है ना, ये सारी रिएक्शन होगी, दिखने को ये आपको बड़ी दिख रही है, सॉल्व करने पर ये कुछ भी नहीं है। जब आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू, इफ यू नो द नॉलेज ऑफ केटायन एंड एनायन देन इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। ये आपको एनायन को कैसे ब्रेक करना है ये आना चाहिए, ये आगे की क्लासेस में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिएक्शंस को इस तरीके से करते हैं तभी आप लोग जो है अपना बेस मजबूत कर पाओगे, और आने वाले समय में आप NTSC ओलंपियाड या आप नीट के लिए या IIT के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, इसको नोट करो एक बार। नेक्स्ट देखिए भाई, और एग्जांपल देखिए आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अभी आप थर्मल डिकम्पोजिशन ही पढ़ रहे हैं और हम थर्मल डिकम्पोजिशन के ही एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल CaCO3, और ये आपने हीट किया, इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। okay, you can break this compound into Ca+2 and CO3 minus 2, and further CO3 minus 2 break down CO2 plus O minus 2। ये आपको याद रखना है कि CO3 minus 2 जो है वो डिकम्पोज होता है आपका CO2 में और O minus 2 में, और कभी भी CO2 आपको मिलता है उसको चाहिए ऑक्सीजन, वो CO3 minus 2 बनाता है। ये आपको दोनों तरफ की रिवर्स रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर आपका CO2 प्लस O माइनस 2 में ब्रेक हुआ, कैल्शियम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाया CaO प्लस में CO। इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। ओके, द नेम ऑफ दिस सब्सटेंस इज क्विकलाइम, क्विकलाइम। ओके, सब्सटेंस का नाम क्या है, क्विकलाइम। अगर आप इसकी थ्योरी लिखते हैं बहुत आसान रहती है। क्या थ्योरी लिखेंगे, इसका नाम है स्टोन लाइन, स्टोन लाइन। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी हीट स्टोन लाइन इट गिव क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। ये आपकी रिएक्शन हुई। ओके, जो कि बहुत सिंपल है। और जो आपका ये क्विकलाइम है ये आपका मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में इसका यूज करते हैं। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, फेरस सल्फेट। ओके, ये बातें नोट कर रहे हो ना आप लोग, किस तरीके से क्या बन रहा है। ठीक, एक बात मैं पहले ही बता देता हूं फेरस सल्फेट के लिए, अगर एक Fe आपको मिलेगा तो वो +2 में मिलेगा, अगर 2 Fe है तो +3 बनाएगा, है नहीं तो बना लेगा वो +3 में, और अगर 3 Fe है तो 2 Fe आपको मिलेंगे +3 में और एक आपको मिलेगा +2 पे। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट।
फेरस सल्फेट। फार्मूला क्या होता है फेरस सल्फेट का? FeSO4, ये फार्मूला होता है। तो जब आप FeSO4 लेते हैं और यहां पर हीट करते हैं तो सोचे क्या बनेगा? देखिए Fe+2 SO4 -2, 2 लिखा है तो एक और Fe है और एक और SO4 -2। अब वही वाली बात फिर से, इन्हीं को जोड़ोगे तो यही बनेगा, यानी इसको फर्दर तोड़ना पड़ेगा। जब आप SO4 -2 को डिकम्पोज करते हैं तो SO3 और O -2 में डिकम्पोज होता है। जब आप SO4 -2 को डिकम्पोज करते हैं तो SO3 + O -2 में डिकम्पोज होता है, और जब फर्दर आप SO3 को डिकम्पोज करते हैं तो SO2 + O -2 में डिकम्पोज होता है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि आयरन +2 में था, 2 आयरन आए हैं यहाँ पे, 2 आयरन है तो आपका एक आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है? +3, 6। तो हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 1 2 3 चाहिए ना, तो तीसरी ऑक्सीजन कहां से आएगी? ये टूटना पड़ेगा इसको। ये किस में टूटता है? SO2 + O -2, आप याद रखिए। मुश्किल से ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, ठीक है? तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए 2 Fe के साथ 3 ऑक्सीजन आया, इसलिए Fe2O3। क्यों आया 3 ऑक्सीजन? 2 Fe पे +3 था, +3 +3, 3 और 3 6, और ऑक्सीजन इसके लिए कितनी चाहिएगी? 3 ऑक्सीजन। तो Fe2O3 बनता है नीचे। क्या बनता है? Fe2O3। एक SO3 यहाँ पे बना, SO3, और दूसरा आपका क्या बना? SO2। दूसरा क्या बना? SO2। FeSO4 आपका सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी आपका सॉलिड, ये आपका गैस, और ये भी आपका गैसियस स्टेट बनता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए? हम क्या लिखेंगे? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट thermal decompose into ferric oxide. The name of this compound is ferric oxide. क्या नाम है? Ferric oxide into ferric oxide and sulfur trioxide, sulfur डाइऑक्साइड गैस, इसमें डिकम्पोज होता है। ओके, जो कि सिंपल है। एक बात याद रखिए, FeSO4 अगर 7H2O के साथ होता है तो इसका जो कलर होता है वो क्या है? ग्रीन कलर होता है। अगर FeSO4 जो है आपका किसी के साथ में नहीं होता, यानी ये एनहाइड्रस, तो इसका कैसा होता है? कैसा बनेगा? कलरलेस। और ये कंपाउंड कैसा बनेगा? ग्रीन। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, 10th क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBSE चाहे आपका हरियाणा, इजी